अभिनंदन है। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद, स्वागत है आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। और मेरे साथ एक्सपर्ट का बड़ा पैनल मौजूद है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे एक्सपर्ट के पैनल का। सतीश केसिंग मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ जवाद साहब मौजूद है, मेरे साथ संजय राणा है, मेरे साथ राइटर वेल नोन जर्नलिस्ट शांतनु गुप्ता है। अभिनंदन है तमाम लोगों का। चलिए पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है, आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। ये टकराव, ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है ये तनाव, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है, आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। मर्यादा का दायरा पार करता सियासी दांव। आइटम नंबर 13 माननीय सदस्य पीपी चौधरी जी। सवाल है, क्या सियासी विरोध का दायरा अब सारी लक्ष्मण रेखा पार कर चुका है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर की यह तस्वीर देखिए। कोशिश चल रही थी कि सरकार और विपक्ष के बीच तालमेल बनाया जाए, लेकिन यहां जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि 20-25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में घुस गए, उन्हें अपशब्द कहे और प्रधानमंत्री को धमकी दी। इसलिए अपना गलती मान लेना चाहिए। स्पीकर से न्याय मिलता है, वो चेयर होते हैं, और स्पीकर को ही गाली देंगे तो न्याय कौन देंगे? किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की, और मैंने चुपचाप बैठी थी। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। 2 केंद्रीय मंत्री मीडिया से बात कर रहे थे। इसी बीच राहुल गांधी वहां पहुंच गए और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़कर खींचने लगे। ये दूसरी तस्वीर देखिए। राहुल गांधी ऐसे अंदाज में खड़े हैं कि सदन में आना जाना मुश्किल हो रहा है। भारत माता को बेचने, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने जैसी तमाम घटनाएं भी संसद में हुई। सवाल है कि क्या संसदीय मर्यादा को पूरी तरह रौंदने की तैयारी हो चुकी है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले सवाल जवाब राउंड। सबसे पहले विपक्ष से ही शुरुआत करते हैं। इमरान मसूद साहब, आखिरकार सदन में ये हुआ क्या है? ये हुआ क्या है? बदले बदले मेरे हुजूर नजर आते हैं। देखिए, सदन में जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सदन की मर्यादाओं के विपरीत है। मैं असेंबली में भी रहा, अब पार्लियामेंट में भी हूं, लेकिन सदन के अंदर नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों का जो प्रोटोकॉल है वो सेम है। अगर नेता सदन खड़े होंगे तो उनको इंटरवीन करने के लिए बोला जाएगा, और नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे तो नेता प्रतिपक्ष के लिए भी माइक खोला जाएगा। लेकिन ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं वैसे ही या तो माइक बंद होगा या इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि परंपरा ये है कि नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने के बाद स्वतः इजाजत मिलती थी। तो ये जो नेता प्रतिपक्ष को ना बोलने देने का वो रहा, उसी पर हंगामा रहा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाए, और उसी हंगामे को लेकर के ये पहली मर्तबा हुआ कि प्रधानमंत्री जी का भाषण पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सका। जी। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि आप राहुल गांधी को चांस ही नहीं देना चाहते थे, वो बोल ही ना पाए? कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, उनका मजाक उड़ाने का प्रयास हुआ। देखिए, यह आरोप निराधार है। पहले 40 मिनट बोले थे, दूसरी बार में भी जब वो बजट पे भी बोले हैं तो भी आराम से पौन घंटे से ऊपर बोले हैं। राजनीति यह कहती है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत लाभ होता। मुझे लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता और अमित शाह जी की रणनीति के बाद और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बाद यदि कोई एक फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, वो होते हैं राहुल गांधी के वक्तव्य।
मगर सदन की मर्यादा और संवैधानिक शुचिता यह कहती है कि सदन के पटल के ऊपर व्यवस्था के तहत बोलें। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई किताब तभी कोट कर सकते हैं जब वो किताब पब्लिश जी। जब आपसे कहा गया कि ऑथेंटिकेट करना है, तो ऑथेंटिकेट करना एक प्रक्रिया है संसद में। आपने जो बोला है वो आप किताब प्रस्तुत करेंगे, एक फॉर्मेट है, उसमें आप सिग्नेचर करेंगे कि मैं यह प्रमाणित करता हूं। वो कह रहे हैं अभी ऑथेंटिकेट करता हूं। अरे अभी नहीं होता भाई, वो एक प्रोसेस है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है, वो कहे कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो वो कहे कि नहीं आपका रीचेक हो जाएगा, तो अभी करिए। नहीं साहब, वो स्क्रूटनी के फॉर्म के थ्रू आप आएंगे, देन इट विल बी रीचेक्ड एंड देन इट विल बी एस्टैब्लिश। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि राहुल गांधी जी सिर्फ संसद में नहीं, संसद के अंदर या बाहर जिस ढंग की अमर्यादित, उच्छृंखल और उद्दंड भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, हमें फायदा कर रहे हैं, अलग बात है। राजनीति का स्तर नीचे ले जा रहे हैं। इसलिए मैं एक लाइन कह देना चाहता हूं, जो अगर उन्हें समझ में आए। आज के जमाने के सबसे अजीम शायर वसीम बरेलवी जी का एक शेर है, कौन सी बात कैसे किस तरह से कही जाती है, ये सलीका पता हो तो हर बात सुनी जाती है। ओके, जवाब, सलीका पता होना जवाब, जवाब। देखिए सबसे पहली बात तो फॉलो करते हुए 40 देखिए सबसे पहली बात तो कि 2 बार राहुल जी नहीं बोले और 40 मिनट नहीं बोले, 40 मिनट में 50 बार इंटरवीन किया गया। और दूसरी बात, जो किस किताब का उन्होंने जिक्र किया, उस किताब के लिए बाकायदा नियम स्पीकर साहब ने दिए कि कोई उद्दत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट डे भारतीय जनता पार्टी के एमपी किताबें लहरा करके चरित्र हनन की बातें कर रहे थे और जिस तरह की शब्दावली अयाश बोला, पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में पार्लियामेंट के अंदर बोली जा रही थी, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू के नीतियों के ऊपर आज देश खड़ा हुआ है, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया, ये बहुत ही दुखद ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक्सपर्ट से सवाल ले रहा हूं। दोनों बात कहना चाहता हूं। अयाश बोला गया सदन के अंदर। देखिए, इस विषय पे आपको ही दिए इंटरव्यू में हमारे उन सांसद महोदय ने कहा कि उनके अनुसार तो किताबों में उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक शब्द थे जो वो नहीं बोलना चाहते थे। और दूसरी बात है, जो किताबें कोट की गई वो सब पब्लिश्ड हैं और इनके नेताओं के द्वारा लिखी गई हैं। हां, जहां तक इन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों पे देश खड़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों पे देश खड़ा नहीं था, देश पड़ा था। जब उनकी नीतियां उखड़ी हैं उसके बाद देश खड़ा हुआ। एग्जाम्पल देता हूं, 91 में खड़ा है, अब जवाब दीजिए। नहीं, एक मिनट। 91 में मनमोहन सिंह जी ने बतौर वित्त मंत्री नरसिम्हा राव जी की सरकार में जब खुली अर्थव्यवस्था लाए, उसके बाद भारत उभरा। यानी नेहरूवियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म जब तक खड़ा था तब तक भारत दबा था 1.5% 2% की ग्रोथ रेट और 10-12% की महंगाई में। और जब नेहरूवियन मॉडल उखड़ा और उखड़ के नीचे पड़ा, तब भारत की शक्ति का एक नया स्वरूप उठ के खड़ा पड़ा। जवाब, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास खाने को नाज नहीं था। जो जानवरों को नाज दिया जाता है वो नाज इंपोर्ट होता था और वो खाते थे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। वो कपड़ा बनवाने के लिए मिलें लगवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की औद्योगिक नीति ने किया। देश के अंदर खाद्यान्न के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए बांध का निर्माण किया। भागड़ा नेकल बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध बना। नेहरू जी को अयाश कह दिया इन लोगों ने। एक मिनट साहब, भागड़ा नेकल बांध बना करके खड़ा किया, एम्स बनाए। और जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उन्होंने जब सपना देख लिया था चंद्रयान का, और चंद्रयान का सपना उस वक्त देख करके खड़ा किया। देखा उन्होंने, किया पूरा मोदी जी ने। समय तो मोदी जी ने आते ही थोड़ी पूरा कर दिया। ऐसा भारत में तो कपड़ा बनता नहीं था, तो अंग्रेज आए काहे थे यहां? भूखे नंगे लोगों के लिए आए थे क्या? ढाका का मलमल, भारत का कपास, भारत के सूत के कपड़े, आप जाके पढ़िए। ग्रीक हिस्ट्री में लिखा है कि दैट हैज बिकम द सिंकिंग शिप ऑफ ग्रीक्स गोल्ड। यूनान का सारा गोल्ड यहां आता था क्योंकि भारत से ही सारे कपड़े जाते थे। मगर सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी के आने के बाद हुआ। अब मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट सर, भाखड़ा नंगल बांध भारत का पहला डैम जो बना है, कृष्ण सागर डैम, वो महाराजा मैसूर ने 1920 में बनवा दिया। तब तक तो जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आकर स्थापित भी नहीं हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का जो पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट, 1892, जवाहरलाल नेहरू 3 साल के थे। आपको पता है दुनिया में यूरोप के बाहर अगर पहला शहर था जिसमें स्ट्रीट लाइट आई, वो बेंगलुरु 1902 में, जवाहरलाल नेहरू 13 साल के थे। अब मैं बताना चाहता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु कब बना? 1916 में। मिंटो आई हॉस्पिटल, दुनिया का पहला हॉस्पिटल, बेंगलुरु में 1913 में बना। अब अगर आपसे यह भी बताना चाहूं, भारत में
सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया 1930 में, और सब कुछ करवाए सिखाया जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद। जी अब मैं एक और बात भी कह दूं, जी जी भारत के पहले इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी जिनके की बर्थडे पे 15 मार्च को हम सब इंजीनियर्स डे मनाते हैं, वो भारत की आजादी से पहले ही उन्होंने भारत के अंदर इंजीनियरिंग को स्थापित किया था, जिनका नाम बोलने में राहुल गांधी जी हड़बड़ा गए थे, विश्वेश्वरैया बोले थे। अगर कहीं यह कह दिया जाता पूरा नाम बोलो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो पता नहीं क्या हो जाता। जी, जी। इसलिए ये चाचा जी ने जो टोपी पहनाई है कि सब कुछ हमने किया, सब कुछ हमने किया, सब कुछ बाद में किया, भाई साहब जिस समय भारत आजाद हुआ, एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी 47 में, चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी है, हमारी एयरफोर्स 1932 से थी। चाइना के बाद उतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख सैनिक भारत के थे, मगर चाचा जी ने सब खत्म करके ऐसी हालत बनाई। पर आप तो कह रहे सुधांशु जी चाचा नेहरू ने कुछ करा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है? नहीं किया नहीं, चाचा नेहरू ने काम नहीं किया, काम तमाम किया। ओके, काम नहीं किया, काम तमाम किया। ओके, आप यहां खड़े हो, ओके, वो कह रहे काम नहीं किया, काम तमाम किया, लेकिन फिर मेरे को एक्सपर्ट्स का राउंड खोलना है, फिर वीडियो राउंड भी आने वाला है। मैं कभी भी किसी व्यक्ति के योगदान को इनकार नहीं करेंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आकर के दे करके गया है। अब आप बात करते हो 70 साल की, लेकिन जब 12 साल पे आते हो तो 12 साल पे आपकी गाड़ी रुक जाती है। आपने ट्रेड डील कर करके पूरा देश बेच दिया, अब आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बता दिया। आपने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, आप में यह हिम्मत नहीं होती कि ट्रंप कहता है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, आप में यह हिम्मत नहीं होती कि यह कह दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमने इसमें कृषि को शामिल नहीं किया, ट्रंप ट्वीट कर करके उसके अंदर सारी चीजें क्लियर कर रहा है। आप में हिम्मत नहीं है कि आप ये कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप तो ट्रंप की सेवा के अंदर इस वक्त लगे हुए हैं पूरी तरह से, ट्रंप की सेवा में लगे हुए। एक सेकेंड, शांतनु गुप्ता आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है? इमरान मसूद से आपका सवाल है, सवाल क्या? इमरान भाई जय श्री राम। मैं थोड़ा अपोजिशन को समझने की कोशिश करूंगा आपके थ्रू, क्योंकि आप कांग्रेस में भी रहे, फिर आप समाजवादी में रहे, आप बसपा में रहे, और फिर आपकी घर वापसी हुई, मतलब असली घर वापसी नहीं हुई, पॉलिटिकल घर वापसी हुई। आप ये बताइए इन तीनों में से सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी, सबसे डेमोक्रेटिक लीडर कौन सा है तीनों का? राहुल गांधी है कि पीछे अखिलेश यादव है कि मायावती है? आपने तीनों के साथ काम किया। वो कह रहे अखिलेश यादव डेमोक्रेटिक नहीं है, मायावती डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक है। वो कह रहे राहुल गांधी है। मैंने राहुल जी के लिए कहा राहुल जी। ठीक है, सतीश जी आपका सवाल क्या है? सुधांशु जी की पूरी शक्ति इसी में जाती है कि नेहरू जी को एकदम बदनाम किया जाए। नेहरू जी देखिए, सुधांशु जी की सुने तो नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अंग्रेजों ने किया या फिर मोदी जी ने किया, बीच में वाजपेयी जी ने भी कुछ किया। क्या ये राजनीतिक विमर्श का ये सही बात है क्या? मुझे लगता है जब आप विश्लेषक हैं तो तथ्य पे बोलना चाहिए। मैंने कोई फैक्ट गलत बोला हो तो आपको काउंटर कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, नेहरू जी की एक सेकंड सुन ले, नेहरू जी की आलोचना करने में शक्ति नहीं जाती है। नेहरू से अभी तक चिपके बैठे हैं कांग्रेस वाले 100 साल के बाद भी। 1930 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 2026 में भी पार्टी की हाई कमान वही है, तो भाई साहब शक्ति तो आप खत्म कर रहे हैं। और जहां तक यह बात है, मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूं, अगर किसी देश के आगे सरेंडर होता है तो क्या होता है, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा फैक्ट बोलिएगा। ठीक है, 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा, सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 79, 19 नवंबर 1962 का लेटर, जिसमें वो कहते हैं अमेरिका से कि आप अपने B-2 बॉम्बर्स का स्क्वाड्रन भेजिए, हमारे पास पायलट भी नहीं है, आप ही के पायलट चलाएंगे, आप ही के टेक्नीशियन रहेंगे, आप ही का रडार ऑपरेट करेगा, आप इन ए वे उसको हमारी कमांड आप लीजिए। और 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी ने इसको डिक्लासिफाइड किया है, और उस समय जो भारत के